वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 13 अक्टूबर 2025, लेकिन इसमें बेसिकली न्यूज़ कवर किया गया है 11 और 12 अक्टूबर के। आज के वीडियो में जो न्यूज़ कवर किया गया है, हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फिर 13, ठीक है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 स्कीम लॉन्च किया एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दलहन में। वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, उनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। झारखंड का पहला गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, वो सेटअप किया जाएगा साहिबगंज में। ये भारत का दूसरा गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व होगा आफ्टर विक्रमशिला इन बिहार। दिल्ली गवर्नमेंट ने 1-1 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस किया है अपने 11 स्टाफ के फैमिलीज के लिए जिनकी डेथ जो स्टाफ जिनका डेथ कोरोना के समय हो गया था। फिर आपने सुना ही होगा, इंडिया काबुल में अपना एम्बेसी वापस खोलेगा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, वो भारत आए थे, बहुत सारे उसमें एग्रीमेंट्स हुए थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पेरू की जो प्रेसिडेंट है दीना बोलार्ते, जो वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, उसको कांग्रेस मीन्स वहाँ के पेरू के पार्लियामेंट ने इम्पीच कर दिया, उनको अपने पद से हटा दिया है। सेशल्स में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें विपक्ष के पैट्रिक हरमीनी पावर में वापस आ गए हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पहली विमेन बन गई हैं जिनको क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच मिला है, यानी कि अब ये एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग दे सकती हैं। और स्पोर्ट्स में चाइना ने सुहान दिनाता कप जीत लिया है और BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि गुवाहाटी में हुआ, पहली बार भारत ने उसमें एक मेडल जीता है। और भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। इन सारे न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो क्रिएट किया गया है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से, क्योंकि 10 तारीख को एक वीडियो आया था, तो 11-12 का न्यूज़ इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फिर हर साल 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये 2025 को हम लोग कर रहे हैं। और आपका पिक्चर सही लगता है, इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। आप जानते हो जो इम्पोर्टेंट डेज होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को हर साल। और पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2011 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, एक तो हम लोग ये याद रखते हैं किस दिन मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फिर 2025 का थीम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इस बार का जो थीम है वो है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ क्राइसिस। ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2025 का। ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है उसको मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, लेकिन भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 2008 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने 24 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यानी कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जानते हो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इसी को सेलिब्रेट करते हुए 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जो
2025 का जो थीम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का, वो थीम है आपका एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इसलिए ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड अलग है और नेशनल गर्ल चाइल्ड अलग है। फिर देखो, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये वीडियो आपको 13 को मिलेगा, तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो फिर याद क्या रखना है, हर साल 13 अक्टूबर को 1989 से, यानी कि 1989 ऑनवर्ड्स, हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली था, उसने रेजोल्यूशन पास किया था और 13 अक्टूबर को फिक्स किया था एज अ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन में सेलिब्रेट करने का मेन मकसद होता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, ताकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक से, वॉल्केनो फटने से, सुनामी आने से, तो फिर जब इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर हो तो फिर लोग अपने आप को किस तरह से बचाएं, इसी के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये 2025 का जो थीम है, ठीक है, 2025 का जो थीम है वो है फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। इसका मतलब दो चीज़ याद रखना है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को, और 2025 का थीम क्या है, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और इसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च कर दिया मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दलहन। ठीक है, ये जो दोनों स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये ना पूसा के नाम से फेमस है, ब्रिटिश टाइम पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था पूसा बिहार में, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली। और ये आता है किसके अंदर, ICAR। ICAR होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की एक संस्था है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। वहाँ पे एक फंक्शन हुआ था जहाँ पे मोदी साहब ने दोनों स्कीम को लॉन्च कर दिया। अब स्कीम है तो स्कीम का फीचर क्या है, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसको अनाउंस किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, जब वो यूनियन बजट 25-26 पेश कर रही थी पार्लियामेंट में। स्कीम में हम लोग कैसे याद रखते हैं, स्कीम का ड्यूरेशन क्या होगा, ये 6 साल के लिए होगा, यानी कि 25-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ से स्टार्ट हो गया और चलेगा कब तक, 2030-31 तक। इसका बजट गवर्नमेंट ने रखा है 1.44 लाख करोड़, और गवर्नमेंट कहता है कि हर साल इस पर खर्च किया जाएगा 24,000 करोड़, और ये पैसा जो होगा ना बजट में एलोकेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दे रखना है 6 इयर्स का बजट कितना है, 1.44 लाख करोड़, लेकिन हर साल इस पे एलोकेशन कितना है, 24,000 करोड़। इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे, गवर्नमेंट कहता है इस स्कीम के तहत जो फोकस होगा ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होगी उनको फोकस किया जाएगा, और गवर्नमेंट कहता है ये स्कीम कवर करेगा लगभग 1.77 करोड़ फार्मर्स को। ठीक है, इसमें क्या है, जो भारत सरकार के 11 अलग अलग मिनिस्ट्री हैं वो सारे स्कीम्स जो आपका चला रही हैं, लगभग 36 स्कीम्स, उसको स्कीम्स को ना एक तरह से इस स्कीम के तहत लाया जाएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, और इस स्कीम के तहत फार्मर्स को डायरेक्ट हेल्प दिया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प, लोन्स, बैंक के लोन्स के वगैरह में उनको फार्मिंग टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्रॉप के इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाएगा, और उनके जो उत्पादन होंगे उसके लिए एक बेटर मार्केट एक्सेस की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखना इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। ठीक है, स्लाइड में मैंने लिखा नहीं है तो इसको याद रखना, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री।
ये जो आपका मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्टर अभी शिवराज सिंह चौहान है ना, तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को इम्प्लीमेंट करेगा, वो नोडल बॉडी होगा। ऑफ कोर्स और सारे मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो फिर इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, भारत में जो क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ाना है 20-30% से, ठीक है, बाय हाई क्वालिटी इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है? कृषि योग्य जमीन तो बहुत लंबा चौड़ा है भारत के पास, लेकिन जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही कम है वर्ल्ड के हिसाब से। लैंड तो बढ़ाना मुश्किल है अब, ठीक है, लैंड तो कम ही होता जा रहा है कृषि के लिए। तो अगर पॉपुलेशन को अच्छा खाना खिलाना है भारत को, तो फिर उसको उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का सबसे बड़ा जो मकसद है ना, कि प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर का उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए हाई क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अच्छे सीड्स, आपके फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्कुल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। सैटेलाइट से लेके आधुनिक हाईटेक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि क्रॉप का मॉनिटरिंग हो, इससे क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फिर क्रॉप को पानी चाहिए, तो इसके लिए एडवांस इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉल करवाया जाएगा खेतों में, ताकि इसमें पानी की बचत बहुत होती है। किसानों को अच्छे क्वालिटी का टूल्स और मशीन्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ताकि प्रॉब्लम क्या होता है, किसान फसल तो काट लेते हैं, लेकिन फसल काटने के बाद ना उनको स्टोर करने की क्षमता भारत में उतनी नहीं है। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे फसल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किसानों को लोन ऑफर किया जाएगा, और उनको मार्केट एक्सेस, ठीक है, यानी कि उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि भारत सरकार का जो टारगेट है कि किसानों का इनकम डबल करना है बाय 2030, ये भी याद रखना है। भारत सरकार का टारगेट है कब तक किसानों के इनकम को डबल करना है, वो करना है 2030 तक। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को इसमें प्रमोट किया जाएगा। वुमेन्स, यूथ, एलाइड सेक्टर्स जैसे डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री, इनको भी सपोर्ट किया जाएगा ताकि फार्मर का इनकम बढ़े। इसका मेन मकसद क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना है फूड ग्रेन्स में, दलहन में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स तिलहन में, ताकि भारत इंपोर्ट पे निर्भर ना रहे। मेन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आधुनिक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो, अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करो, ताकि हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़े और इंपोर्ट पे हमारा डिपेंडेंस स्पेशली पल्स और ऑयल सीड में वो कम हो जाए। यही मकसद है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया था मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इस स्कीम का भी जो ड्यूरेशन है ना 6 ईयर का है। ये भी कब से है, 2025 से 26, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 25-26 से 2030-31 तक, यानी 6 साल। इसका जो टोटल आउटले है, इस पर जो खर्च किया जाएगा वो 11,440 करोड़ है, ठीक है। 2030-31 तक जब ये स्कीम खत्म होगा, तो इसके लिए टारगेट क्या सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहला टारगेट ये है, पल्सेस जो दलहन है उसके अंदर जो एरिया है जिसमें कल्टीवेशन किया जा रहा है, उसको बढ़ा के करना है 310 लाख हेक्टेयर, और जो प्रोडक्शन है 350 लाख टन तक बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर करना है, ठीक है। तो एक तो कल्टीवेशन का एरिया जो है पल्स का उसको बढ़ाना है, प्रोडक्शन का टारगेट सेट कर दिया 350 लाख टन, और प्रोडक्टिविटी जो है 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर पल्स का वो हिंदुस्तान है। भारत में सबसे ज़्यादा पल्स का प्रोडक्शन कौन करता है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, सेकंड थर्ड पे आता है राजस्थान, फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश, फिफ्थ कर्नाटका, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये 2 स्कीम है, ये फिगर्स को हमें याद रखना होगा। वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचारो, इसको 2025 का नोबेल का पीस प्राइज मिल गया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, यही लेडी है वो। पहले तो जान लें, देखो
नोबेल प्राइज जानते हो, स्वीडन के थे इन्वेंटर, फिलांथ्रोपिस्ट और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, बहुत पैसे कमाए और फिर जब मरने लगे उन्होंने अपना सारा पैसा ना दान कर दिया। उन्होंने कहा एक फाउंडेशन बनेगा जो उन लोगों को प्राइज देगा जो मानवता के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो फिर प्राइज की स्थापना हुई। आपका दिया जाता है नोबेल में मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस। ठीक है, और सिक्स्थ जो है वो है इकोनॉमिक्स। इसी क्रम में इसको अनाउंस किया जाता है। सारे अवार्ड जो होते हैं ना अनाउंस होते हैं अक्टूबर के मंथ में, लेकिन इनको प्राइज दिया जाएगा 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। पीस वाले को छोड़कर जितने भी सारे नोबेल प्राइज विनर हैं, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इन सबको अवार्ड दिया जाएगा इन स्टॉकहोम, स्वीडन में 10 दिसंबर को। और जो पीस वाली होंगी, मारिया कोरिना मशारो, इनको जो प्राइज़ मिलेगा इसके लिए इनको ओस्लो जाना पड़ेगा। ठीक है, ओस्लो जो है वो है राजधानी नॉर्वे का, इनको वहाँ पे ये प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 दिसंबर को ये प्राइज़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये तो स्टैटिक है, हर वीडियो में इसको रिपीट करते हैं, इसको याद रखना है। तो फिर जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है उसने वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मशारो को 2025 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जीत दिया है। इनको क्यों दिया गया है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के हिसाब से ये काम करती हैं किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, और ये लीड कर रही हैं स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। वेनेजुएला में अभी प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो। ये एक तरह से समझो डिक्टेटर हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन है। ठीक है, ये आयरन हैंड है कह सकते हो, ये रूल करते हैं वेनेजुएला को। जो ऑपोजिशन है वहाँ पे उसकी कहते हैं ना एक फिगर हेड हो जाता है, सिंबल हो जाता है। ऑपोजिशन की जो सिंबल है वो बन गई है मारिया कोरिना मशारो। ये 2024 से अगस्त हाइडिंग में है, छिपी हुई हैं। ठीक है, क्यों? इनके खिलाफ निकोलस मदुरो ने इनके खिलाफ एक वारंट सा जारी कर दिया है, जहाँ भी देखो इसको पकड़ के लाओ, इसको जेल में ठूस दो। इनको पिछले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जिसमें निकोलस मदुरो जीत गए थे, जिसमें कहा जाता था कि जम के धांधली हुई थी, इनको ऑपोजिशन के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में खड़ा होने नहीं दिया गया। तो ये बेसिकली मान लीजिए प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं जो वेनेजुएला में लाना चाहती है डेमोक्रेसी, और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के खिलाफ आपका मुहिम छेड़ी हुई है जनता की। इसी के लिए इनको दिया गया है नोबेल का पीस प्राइज। ठीक है, 2024 के जो विनर थे वो एक जापानीज ग्रुप है, निहॉन हिडानक्यो। ये जो निहॉन हिडानक्यो है ना, ये एंटी न्यूक्लियर वेपन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ काम करता है। आप जानते हो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश जिस पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ है वो जापान है। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। ठीक है, ये ग्रुप जो निहॉन हिडानक्यो है ये हमेशा काम करता है न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ। इसको 2024 में मिला था नोबेल का पीस प्राइज। थोड़ा सा जान लें नोबेल प्राइज इन पीस। नोबेल प्राइज इन पीस, आप जानते हो अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद नोबेल फाउंडेशन बना था 1900 में, और सारे प्राइज देने शुरू हुए थे कब? 1901 में, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक स्पॉन्सर करता है, और ये सेटअप हुआ था 1967 में, और पहली बार प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स का 1969 में। तो अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, इन सारे प्राइज की स्थापना हुई थी 1900 में, और पहला प्राइज दिया गया था 1901 में। पहला प्राइज विनर कौन था? जॉन हेनरी डुनांत। जो जॉन हेनरी डुनांत है ना, शायद प्रोनाउंसिएशन सही हो, ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, और आप इसका नाम बहुत सुनते होंगे, रेड क्रॉस।
रेड क्रॉस एक ह्यूमैनिटेरियन संस्था है, बहुत जगह इसको देखते होगे। उसको स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? ये जॉन हेनरी डुनांट को ही जाता है। तो ठीक है, तो फिर तो पहला जो प्राइज था वो रेड क्रॉस के संस्थापक जॉन हेनरी डुनांट स्विट्जरलैंड के और फ्रेडरिक पैसी जो फ्रांस के हैं, इनको दिया गया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस इन्होंने स्थापित किया था, बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको 3 बार 20 का प्राइज मिला है। एकमात्र इंटरनेशनल संस्था जिसको 3 बार ये प्राइज मिला है वो है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको मिला था 1917 में, 1944 में और फिर मिला था 1963 में। फिर यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसको 2 बार मिला है, 54 में और 1981 में। और स्टैटिक के लिए पहली वुमेन जिसको ये अवार्ड मिला था वो थी बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वॉन सुटनर, ऑस्ट्रिया की। इनको प्राइज मिला था 1905 में। फिर भारत के कौन कौन से विनर हैं? आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का। एक्चुअली इनका जन्म अल्बेनिया में हुआ था और इनका नाम था एग्नेस गोंशा बोजाक्शियो। पता नहीं शायद प्रोनाउंसिएशन सही हो, लेकिन हम इनको किस नाम से जानते हैं? मदर टेरेसा। इनको 1979 में नोबेल का पीस प्राइज मिला था। जब इनको पीस प्राइज मिला था 79 का, उस समय ये भारत की नागरिक थी, इसलिए इंडियन सिटीजन है। दूसरा जिसको ये मिला है वो है कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में प्राइज मिला था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ, यानी कि दोनों को मिला था। कैलाश सत्यार्थी फेमस क्यों हैं? इन्होंने एक एनजीओ बनाया है, ठीक है, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेव द चाइल्ड मूवमेंट, जो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए काम करता है और जो डेस्टिट्यूट बच्चे होते हैं, जो घर से भागे बच्चे होते हैं, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है। तो भारत के 2 हैं, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन हेनरी डुनांट स्विट्जरलैंड के एंड फ्रेडरिक पैसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें सिर्फ अब ये बचा इकोनॉमिक्स का, जो मंडे को यानी कि 13 तारीख को जो अनाउंस होगा। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, झारखंड ये एक गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व सेटअप करेगा इन साहिबगंज। तो साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि वहाँ पे एक गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व सेटअप किया जाएगा। ये भारत का दूसरा होगा। पहला तो विक्रमशिला डिस्ट्रिक्ट है, जो विक्रमशिला रिजर्व है, जो भागलपुर में है। इसको कहते हैं डॉल्फिन, ये वाली डॉल्फिन है जो गंगा रिवर में पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल। तो न्यूज़ क्या था? झारखंड गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसका चेयरमैनशिप किया था वहाँ के सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जानते हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं झारखंड। तो हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल आया था उसके सामने कि स्टेट का पहला गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व जो है उसको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाए। इसको उसने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और फाइनल अप्रूवल जब आ जाएगा मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो फिर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये इंडिया का सेकंड डॉल्फिन रिजर्व होगा आफ्टर द विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है इन बिहार। याद ये रखिएगा, जो गंगा नदी है वो झारखंड में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। और प्रपोजल ये है, जो 89 किलोमीटर लॉन्ग साहिबगंज राजमहल स्ट्रेच है पानी का, जिसमें करीब 256 डॉल्फिन पाए जाते हैं, वहीं पे आपका ये रिजर्व्स बनेगा। भारत में गैंजेटिक डॉल्फिन्स, देखो डॉल्फिन्स होते हैं वो मीठे पानी में भी मिलता है और समुद्र में भी मिलता है। हम लोग यहाँ पे समुद्र वाले डॉल्फिन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मीठे पानी में जो पाई जाती है, जो मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है, उस डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। तो जो गैंजेटिक डॉल्फिन का जो पॉपुलेशन है भारत में कितना है? अभी हाल में ही भारत में पहली बार एक सेंसस किया जाता नेशनल लेवल पे, ताकि ये पता किया जा सके कि भारत में कितने गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से टोटल जो थे वो 6327 डॉल्फिन्स हैं, जो भारत के 28 रिवर्स में और 8 स्टेट्स में पाए गए हैं, ठीक है।
यानी कि 8 स्टेट्स के 28 रिवर ऐसे हैं जहाँ पे डॉल्फिन्स पाए गए हैं, और टोटल जो डॉल्फिन्स की संख्या है भारत में वो एस्टिमेटेड 6327 है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स नो डाउट कहाँ पाए जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मेनली ये पाए जाते हैं चंबल रिवर में। चंबल गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन होता है वो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और बेसिकली ये चंबल नदी में है। उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाए जाते हैं वो बिहार में है, उसके बाद है आपके वेस्ट बंगाल, फिर असम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड असम। जो मेन गंगा नदी है उसमें 3275 डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें 2414 डॉल्फिन्स पाए गए थे। ब्रह्मपुत्रा जो मेन नदी है उसमें 584 डॉल्फिन्स पाए गए थे, और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियाँ हैं, उसमें 51 पाए गए थे। ब्यास नदी में 3 डॉल्फिन्स पाए गए थे। इसका मतलब पंजाब में भी आपका डॉल्फिन्स पाया जाता है। थोड़ा सा गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में जान लें। जो गंगा में जो पाए जाने वाला रिवर डॉल्फिन है उसका साइंटिफिक नेम है प्लाटेनिस्टा गैंजेटिका है। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, गैंजेस सुसु भी बोलते हैं, या इसको हीहू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है ना, प्लाटेनिस्टा गैंजेटिका है। ध्यान ये रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉल्फिन्स मछली नहीं है, फिश नहीं है, बल्कि ये क्या है, मैमल्स है। इसका मतलब इंसान की तरह ये भी बच्चे देते हैं, और मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। तो ये डॉल्फिन्स फिश नहीं है, याद रखना, ये मैमल्स हैं। दूसरा जो यूनिक चीज़ होता है गैंजेटिक डॉल्फिन्स का, ये ब्लाइंड होते हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। लेकिन तो फिर ये खाते कैसे, ये मछलियाँ वगैरह खाते हैं, तो इनके पास ना एबिलिटी है, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को इमिट करती हैं, मछलियों से टकरा के वापस आती है, इनको पता चल जाता है कि इनकी मछलियाँ कहाँ पे है और कितनी दूरी पे हैं। याद रखना, ये ब्लाइंड होती हैं। ये भारत में बेसिकली गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन गंगा रिवर में है, इसलिए इसको गैंजेटिक बोलते हैं। ये बेसिकली पाई जाती है गंगा रिवर में, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण, यमुना, इसमें बेसिकली पाई जाती है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स पाए जाते हैं चंबल नदी में, जो कि गंगा नदी की एक सहायक या ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो फिर भारत में जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स है, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है। देखो, गैंजेटिक डॉल्फिन्स को भारत में उसका शिकार किया जाता है, क्यों, इनके तेल के लिए, ठीक है। इनके फैट से ना तेल निकलता है, उसके लिए इनको मारा जाता है। दूसरा देखो क्या होता है, नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं मछुआरे, जाल जो फेंकते हैं उसमें ये फंस जाती है और मर जाती है। या फिर नदी में बड़े बड़े ट्रॉलर्स चलते हैं, शिप्स चलते हैं, आजकल तो वाटरवेज बन गया है ना नदी में, उसके कारण क्या होता है, इनके जान को खतरा होता है, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, 2010 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने गैंजेटिक डॉल्फिन्स को घोषित कर दिया है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एनिमल ऑफ इंडिया आपका टाइगर है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाला एनिमल कौन है, डॉल्फिन, क्योंकि आपने पिछले देखा डॉल्फिन एक फिश नहीं, बेसिकली एनिमल है, मैमल्स है ये, ठीक है। इसलिए नेशनल एक्वेटिक एनिमल वो कौन है, डॉल्फिन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको डाल दिया है शेड्यूल 1 में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जिस भी जानवर को शेड्यूल 1 में डाल दिया जाता है उस पर आप शिकार नहीं कर सकते, उसका व्यापार इलीगल होता है, सारा चीज़ इलीगल है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई डॉल्फिन को पकड़ा, शिकार करता हुआ पकड़ा जाएगा तो सीधा जेल जाएगा। तो इसको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ने एक, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लॉन्च किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिवर डॉल्फिन्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये चलेगा 2022 से 2047 तक। ये स्टेप्स उठाए हैं भारत सरकार ने
टू प्रोटेक्ट द गंजेटिक डॉल्फिन्स। और इससे अलावा आपको पता ही है बिहार के विक्रमशिला में पहला आपका बना है इनके लिए रिजर्व्स, और दूसरा जब सारा क्लियरेंस हो जाएगा तो साहिबगंज झारखंड में तैयार हो जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट में ही रहते हैं। दिल्ली में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, उन्होंने डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। कोविड के समय जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जैसे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, या फिर आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, इनको कोविड वॉरियर्स बोला जाता था। दिल्ली गवर्नमेंट के 11 स्टाफ कोविड-19 महामारी में इनका डेथ हो गया था। तो रेखा गुप्ता ने क्या किया है, उसने अनाउंस किया था कि हम इनके परिवार वाले को 1-1 करोड़ ईच देंगे, यानी कि हर 11 स्टाफ में से हर के परिवार वाले को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये अभी एक सेरेमनी हुआ था, उसमें इन्होंने इसको हैंड ओवर किया था। आप सिंपल से याद रखना किस स्टेट गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया है अपने स्टाफ को जिनका डेथ कोविड पैंडेमिक के समय हुआ था। वो कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता। कोविड-19 इसको कोरोना वायरस बोलते हैं ना, 2019 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था वुहान चाइना में 2019 में, इसलिए 19 बोलते हैं इसको। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि सांस लेने वाला प्रॉब्लम है, जो किससे होता है? सार्स CoV-2 वायरस से। अब तो ये देखो बहुत पुराना हो गया, ठीक है, तब पर भी एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इसका वायरस कौन सा है? सार्स CoV-2 वायरस। और सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पे हुआ था? चाइना, वुहान में, ठीक है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में महामारी के रूप में ये फैल गया था। ठीक है, ये देखो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है आमिर मुत्तकी, ये भारत आए थे। ये कह सकते हो आप हिस्टोरिक विजिट था, क्योंकि जब से तालिबान पावर में आया है काबुल में, तब से पहली बार तालिबान का कोई मिनिस्टर भारत आया। और ये जयशंकर साहब हैं हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर। सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, जो भारत में जो एम्बेसी है जिसको भारत ने 2021 में बंद कर दिया था, ठीक है, अब वो वापस वहाँ पे खोलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत आए थे 7 डेज के यात्रा पे। डेज याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, नाम याद रखना है। मौलावी आमिर खान मुत्तकी, ये कौन है? फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये पहला मिनिस्टीरियल लेवल विजिट है इंडिया का तालिबान के गवर्नमेंट के द्वारा, जब उसने 2021 में ठीक है गनी गवर्नमेंट को सत्ता से उखाड़ फेंका था और काबुल पे कब्जा करके उस देश पे शासन करना शुरू कर दिया था। ये बेसिकली आए थे दिल्ली, फिर वो गए थे उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सहारनपुर में बहुत फेमस इस्लामिक सेमिनरी है, इस्लामिक पढ़ाई होती है, वो नाम है दारुल उलूम देवबंद। देवबंद बहुत फेमस है, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, बहुत फेमस है ये वहाँ भी गए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था वहाँ पे। ठीक है, कंट्रोवर्सी हुआ था, वो छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये दिल्ली आए थे और देवबंद गए थे, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आपसे ही पूछेगा देवबंद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये याद ये रखना, जो तालिबान गवर्नमेंट है जिसने 2021 में गनी गवर्नमेंट को हटाकर सत्ता पे कब्जा कर लिया था, तालिबान को यूनाइटेड नेशंस ने बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, और तालिबान के बहुत सारे लीडर्स पे उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक बना रखा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान सैंक्शन कमेटी। और मजे की बात यह है ना, अभी इसका हेड जो है पाकिस्तान है। ठीक है, तो तालिबान के जो टॉप लीडर्स हैं इंक्लूडिंग मुत्तकी, इनको अफगानिस्तान से बाहर जाने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो जब भी इनको अपने देश से बाहर जाना पड़ता है, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान सैंक्शन कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे अभी जस्ट भारत में आने से पहले मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान को लेकर, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया सब लोग थे, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि जो बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो उसको फिर से ले ले, क्योंकि जब वॉर ऑन टेरर, यानी कि आपको याद होगा
जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था यूएस पे। उसके बाद यूएस ने काउंटर एक्शन लेते हुए यूएस और नाटो की सेना अफगानिस्तान आ गई थी, ठीक है, जो कि 2021 में उनको वहाँ से हटना पड़ा था। उन्होंने बगराम में एक बहुत बड़ा एयरबेस बनाया है, कहते हैं 3200 मीटर का 2 रनवे है, यानी कि हैवी प्लेन्स यहाँ पे उतर सकते हैं। 2021 में अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, ठीक है, और बहुत सारे अपने वेपन्स को वहाँ पे छोड़ के गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट आई है पावर में यूएस में, वो कहता है कि बगराम बेस हमें दे दो। अमेरिका के इस डिमांड को ना तो तालिबान मानने के लिए तैयार है, और जो मॉस्को में मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान के बारे में, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रशिया सब ने कहा कि बगराम एयरबेस पे किसी देश के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान में ही होना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में मुत्तकई साहब भारत आए थे, ठीक है, तो ये याद रखना, इनको एग्जाम्शंस दिया गया था, इसीलिए उसके बाद ये भारत आ पाए। एक मजेदार चीज़ और है, तालिबान गवर्नमेंट जो है उसको सिर्फ रशिया देता है उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है रशिया। रशिया के अलावा शायद अभी कोई ऐसा देश नहीं है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दे रखी है। इवन इंडिया तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देता। जब मुत्तकई साहब से ये पूछा गया क्या भारत ने आपको मान्यता दी है, उसने कहा कि हम होप करते हैं कि भारत हमें रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये नेक्स्ट स्टेप होगा, देखना भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था वो ये था कि भारत का जो टेक्निकल मिशन है काबुल में, उसको अपग्रेड करके एम्बेसी बना दिया जाएगा। देखो, जब तालिबान पहली बार पावर में आए थे अफगानिस्तान में, ठीक है, उस समय भी इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं था काबुल में, और उसने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था तालिबान को। 2021 में अमेरिका और नाटो फोर्सेस जब अफगानिस्तान से चले गए, इंडिया ने क्या किया, अपने सारे कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी जो काबुल में थी उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर 2022 में अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, मानवीय सहायता देने के लिए 2022 में इंडिया ने एक टेक्निकल मिशन खोला था काबुल में। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस टेक्निकल मिशन को अब एम्बेसी में अपग्रेड कर देंगे। बहुत लोगों का मानना है कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि भारत सरकार तालिबान की सरकार को मान्यता दे देगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया ने दिया और किसी ने दिया नहीं है। दूसरा अनाउंसमेंट ये हुआ था कि भारत 20 एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान को। एक 30 बेड का हॉस्पिटल बनेगा काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में। ऑन्कोलॉजी सेंटर, ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है ना कैंसर, ऑन्कोलॉजी एंड ट्रॉमा सेंटर बनेगा काबुल में, और 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक सेटअप होंगे पख्तिका, खोस्त और पख्तिया प्रोविंस में। याद रखना, अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, भारत ने बनाया है काबुल में, उसका नाम इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ठीक है। फिर इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब होता है ना माल ढुलाई, इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। इसको जून 2017 में लॉन्च किया गया है और अभी तक लगभग 1000 फ्लाइट्स हो चुके हैं। ये भारत और पाकिस्तान में जो वॉर हुआ था, क्योंकि देखो अगर अफगानिस्तान जाना है तो भारत के पास ऑप्शन है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने किसी भी इंडियन एयरलाइंस को अपने स्पेस का यूज़ करने से मना कर दिया है। उसी तरह भारत ने किसी भी पाकिस्तानी एयरप्लेन्स को भारत के एयर स्पेस को यूज़ करने से मना कर दिया है। इंडिया अफगानिस्तान सहमत हो गए हैं कि फिर से इसको चालू किया जाएगा। ये देखना है कि ये किधर से जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ईरान होकर जाएगा, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट ये हुआ इंडिया और अफगानिस्तान स्पोर्ट्स में कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली इन क्रिकेट, ठीक है। अफगानिस्तान में क्रिकेट मैच नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई स्टेडियम वगैरह है नहीं, और अफगानिस्तान में अभी भी अनस्टेबिलिटी है ना, इंस्टेबल है। अफगानिस्तान ने भारत को अपना होम माना है, इसका मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट का अपना जो होम है वो भारत है और यूएई है। इसलिए देखिएगा कभी कभी कुछ मैचेस अफगानिस्तान के भारत में होते हैं और कुछ मैच उसके यूएई में होते हैं, जैसे अभी हो रहा है उसका बांग्लादेश के साथ। मुत्तकई साहब ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अनाउंस किया है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार होता है
थ्रू चाबहार पोर्ट। इसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, ठीक है। चाबहार पोर्ट ईरान में है, सिस्तान बलूचिस्तान उसका प्रोविंस है, वहाँ पे ये चाबहार पोर्ट है। वहाँ पे देखो 2 टर्मिनल है। एक टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती। शाहिद बेहस्ती 10 साल के लिए ईरान ने दे रखा है भारत को। और भारत, क्योंकि देखो अफगानिस्तान तक पहुँचने का रास्ता है भारत को या तो पाकिस्तान के होके जाना पड़ेगा, वो भारत पसंद नहीं करता, इसीलिए चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है भारत, ताकि उसके थ्रू फिर ईरान का रेल नेटवर्क यूज़ करता हुआ या रोड नेटवर्क यूज़ करता हुआ सामान चला जाएगा अफगानिस्तान को। भारत बहुत सारा सामान चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को पहुंचाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईरान पे अमेरिका ने लगा रखे हैं सैंक्शंस, क्योंकि ईरान पे एक्यूज़ करता है वो कि वो एटम बम बना रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने चाबहार पोर्ट को ना सैंक्शन से मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर जब दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने चाबहार पोर्ट पे भी सैंक्शन लगा दिया है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो है, आप 22 सितंबर के वीडियो में देख सकते हो चाबहार पोर्ट के बारे में। फिर मुत्तकी साहब ने इंडियन कंपनी को इनवाइट किया इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में माना जाता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, स्पेशली रेयर मिनरल्स। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन का मिनरल्स है। इसमें एक्टिव है चाइना, अमेरिका भी यहाँ पे आना चाहता है। मुत्तकी साहब ने कहा इंडियन कंपनी को, आप भी यहाँ पे आओ और हमारे माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। भारत ने वहाँ के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में, लेकिन फिर 2021 में जब काबुल में तालिबान सरकार आ गई, उसने अपने सारे एम्बेसी कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए थे, ठीक है। अब वो फिर कह रहा है अफगानिस्तान कि आओ और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। इंटरनेशनल न्यूज़ में ही ये पेरू की प्रेसिडेंट हैं दीना बुलराते। दीना बुलराते जो हैं, इनको वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, उसने उसको इम्पीच करके हटा दिया है। पेरू में ये होता ही रहता है, प्रेसिडेंट आते हैं और कांग्रेस के द्वारा इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, पेरू पार्लियामेंट ऑफ पेरू को कहते हैं कांग्रेस, यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब उसके संसद में एक ही सदन है, जैसे अपने देश में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। बाइकैमरल है हमारा पार्लियामेंट, लेकिन पेरू का जो है वो एक ही है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। उसमें 130 मेंबर हैं। उन्होंने मेजॉरिटी से वोट किया और दीना बुलराते को इम्पीच कर दिया, ठीक है। क्यों? इन पे बहुत सीरियस चार्जेस है ब्राइबरी का, और 2022 में जो प्रोटेस्टर्स थे पेरू में, उन पे ज़बरदस्त पुलिस ने एक्शन लिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। पेरू बहुत इनस्टेबल कंट्री है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, इनको हटा दिया गया है। होजे जेरी ओरे, ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। जैसे हमारे देश में लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, उसी तरह वहाँ के जो पार्लियामेंट है कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट जो हैं उसके प्रेसिडेंट बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। अभी फिलहाल कौन है? होजे जेरी ओरी, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और फिर ये ओवरसी करेंगे कि प्रेसिडेंट में वहाँ पे पेरू में एक नया इलेक्शन होगा और एक नया प्रेसिडेंट का इलेक्ट होकर आएंगे, तब तक ये इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगे, होजे जेरी ओरी। बुलारते जो हैं, ये 2022 में पेरू की प्रेसिडेंट बनी थी। ये पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं। इनके पहले जो थे ना प्रेसिडेंट, पेड्रो कास्टिलो, उनको अरेस्ट कर दिया गया था और इम्पीच कर दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड इंस्टॉल एन इमरजेंसी गवर्नमेंट। पेरू में ये आम बात है, वहाँ के राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। उसी में लेटेस्ट बन गई है दीना बुलारते, ठीक है। ये याद रखना, पेरू में जो प्रेसिडेंट होता है उसको डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और उनका टर्म कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का, ठीक है। इनका टर्म होता है 5 ईयर्स का, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग जान लें पेरू के बारे में। पेरू जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, पश्चिम में है। आपने शायद कभी सुना होगा इनका सिविलाइजेशन। साउथ अमेरिका में जो एक माइटी सिविलाइजेशन था, ये यूरोपियंस के आने से पहले इनका सिविलाइजेशन था।
और इनका फेमस है माचू पिचू। माचू पिचू जो है ना, ये इनका सिविलाइजेशन का रूइंस है, मतलब वो बर्बाद हो चुका एरिया है। जैसे अपने देश में भी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस हैं, वो आपको मिलते हैं हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, और भी बहुत ज़्यादा, धौलावीरा, लोथल, यहाँ सब मिलता है। उसी तरह इनका सिविलाइजेशन का जो रूइंस है वो माचू पिचू है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, पेरू आ गया तो। दूसरा याद रखना, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है, ये एंडीज माउंटेन रेंज में है, एंडीज पर्वतमाला में है। ये दक्षिण अमेरिका में है, साइड में आप बिल्कुल देखिएगा, वेस्टर्न साइड में लंबी सी एक श्रृंखला चलती है माउंटेन रेंज की, जिसको एंडीज माउंटेन रेंज बोलते हैं। ये वहीं पे स्थित है। ये पेरू और बोलिविया के बाउंड्री पे स्थित है। हम लोग क्यों याद कर रहे हैं लेक टिटिकाका? ये दुनिया का सबसे ऊंचा नेविगेबल लेक है, ठीक है। यहाँ पे 9 परिवहन होते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा 9 परिवहन वाला लेक जो है ना, वो लेक टिटिकाका है, यही याद रखना है। और इसकी ऊंचाई समुद्र के लेवल से कितनी है? 3180 मीटर्स। 2 याद रखना, एक तो लेडी का नाम, जिनका दीना बोलार्ते का, जिनको इम्पीच कर दिया गया है। दूसरा, पेरू के प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है 5 इयर्स का होता है। फिर थोड़ा सा स्टैटिक में, साउथ अमेरिकन कंट्री है माचू पिचू, लेक टिटिकाका, ये याद रखना। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, और उसकी करेंसी क्या है? न्यूवो सोल। ये राजधानी करेंसी है पेरू की। जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में आता है किसी कारणवश, तो उसका कैपिटल और करेंसी हमेशा याद कर लेना चाहिए। 90% कोई कंट्री जब न्यूज़ में आता है ना, तब उसका कैपिटल और करेंसी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। पैट्रिक हरमिनी, ये सेशल्स के न्यू प्रेसिडेंट हैं, ये, ठीक है। ये ऑपोजिशन पार्टी हैं, और इनके पार्टी का नाम है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। कभी कभी क्या होता है, वो ये पूछ लेते हैं कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये किस पार्टी के हैं, यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के हैं। ये ऑपोजिशन में थे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ सेशल्स में, ठीक है, और इन्होंने हरा दिया किसको? वावेल रामकलावन को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है रन ऑफ इलेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, और अधिकतर कंट्री में रूल होता है उसी आदमी को इलेक्टेड माना जाएगा जिसने 50% प्लस 1 वोट लाया होगा। अगर मान लो इलेक्शन हुआ, किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट नहीं आया, तो फिर क्या होता है, जो टॉप 2 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लाया था, उनके बीच में फिर से इलेक्शन होता है, फिर से वोटिंग होता है, सॉरी, उसको बोलते हैं रन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इसमें जिस कैंडिडेट को 50%, उसमें एक को तो आ ही जाता है, तो 50% से ज़्यादा वोट आया, वही आपके जीत जाएंगे। तो फिर जो रन ऑफ इलेक्शन, तो पहला जो वोटिंग हुआ था, पहले राउंड का वोटिंग, उसमें किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट नहीं आया, इसीलिए फिर इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार इलेक्शन वोटिंग करवानी पड़े, यानी कि उसको रन ऑफ इलेक्शंस बोलते हैं। उस पर पैट्रिक ने 52.7% वोट जीता, और ये बन गए हैं सेशल्स के नए प्रेसिडेंट। हमें वोट याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है पैट्रिक हरमिनी को, ठीक है। दूसरा, इनके पार्टी को, यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। और तीसरा, सेशल्स में जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसका टर्म होता है 5 इयर्स का, और एक व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। टर्म भी याद रखना होगा, टर्म कितना होगा? 5 इयर्स, ठीक है। तो फिर अब सेशल्स की बात आ गई, तो हमें सेशल्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। सेशल्स ये एक आइलैंड है, ठीक है, द्वीप है, जो घिरा हुआ है किससे? इंडियन ओशन से। तो ये एक इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन में स्थित एक द्वीपीय देश है, लेकिन इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पार्ट माना जाता है, ठीक है। 1976 में ये इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश से, और यहाँ पे एक साइजेबल पॉपुलेशन इंडियंस का भी है। इसका कैपिटल है विक्टोरिया, और इसकी करेंसी क्या है? सेशल्स रुपीस। इंडिया का अच्छा खासा प्रभाव है यहाँ पे, और बहुत मात्रा में भारतीय यहाँ पे रहते हैं, तो इसकी करेंसी क्या है? सेशल्स रुपीस, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिनको क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच मिला है, ठीक है। थोड़ा सा ये न्यूज़ क्या है, इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह
पहली महिला बन गई हैं जिनको क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच मिला है। ठीक है, इसका मतलब है ना, अब जो भी रिक्रूट आएगा एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, उसको ट्रेनिंग कौन देगी? शिवांगी सिंह देंगी। ठीक है, ये जो है तो ट्रेनिंग का कोर्स जो होता है, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है, ये इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ताम्बरम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है। शिवांगी सिंह ये कमीशन कब हुई थी इंडियन एयरफोर्स में? 2017 में। और ये पहली वुमेन पायलट हैं जिन्होंने राफेल फाइटर प्लान को उड़ाया है। ठीक है, आप देखते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की तो बुरी तरह पिटाई हुई है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना, अजीब देश है। खूब प्रोपागेंडा उड़ाया था, हमने राफेल गिरा दिए, हमने राफेल गिरा दिए। ठीक है, और उन्होंने कहा था ना, हमने राफेल के पायलट को पकड़ लिया है। और उन्होंने किसको पकड़ा था? शिवांगी सिंह को। अगर शिवांगी सिंह को उन्होंने पकड़ा था तो भाई उसको यहाँ पे ये ट्रेनिंग कैसे कर रही थी, कैसे उनको ये बैच मिल गया? आप खुद सोचो। ये कहाँ की हैं? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की हैं। एक चीज़ और याद रखना, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टारमर भारत आए थे। बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक ये था कि हम लोग उसकी मैनपैड मार्टलेट मिसाइल्स को बाई करेंगे। फिर नेवी के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली वो हमें सिखाएगा कैसे इसको बनाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, इंडियन एयरफोर्स के जो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं वो जाएंगे और ब्रिटेन के जो रॉयल एयरफोर्स के जो ट्रेनी पायलट्स होंगे ना, उनको ट्रेनिंग देंगे। इसका मतलब हो सकता है शिवांगी सिंह ब्रिटेन जाए और रॉयल एयरफोर्स के ट्रेनी पायलट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे, उनको ट्रेन करें। ये चीज़ भी याद रखिएगा शिवांगी सिंह में। एक स्पोर्ट्स का कर दें। स्पोर्ट्स में चाइना ने जीत लिया है सुहान दिनाता कप और इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज। पहली बार इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस कंपटीशन में। ठीक है, तो चाइना हैज़ वन द सुहान दिनाता कप फॉर द रिकॉर्ड 15 टाइम। और फाइनल में किसने उसको हरा दिया? इंडोनेशिया को। 2024 का जो सुहानिता कप हुआ था वो हुआ था यूएस में, जिसमें इंडोनेशिया ने चाइना को ही फाइनल में हराया था। चाइना ने इस बार बदला ले लिया और ये कप जीत लिया। ठीक है, ये देखो है क्या, BWF होता ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये बैडमिंटन की स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड में। वो आयोजित करता है वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप। ठीक है, जो जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्लेयर खेलते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं। इसमें दो, एक मेल एक फीमेल सिंगल्स का होगा, एक मेल डबल्स होगा, एक फीमेल डबल्स का होगा और एक मिक्स्ड होगा, यानी कि 5 मैचेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो 3-2 से जीत गया या जो 3-0 से जीत गया वो जीत जाता है। BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जो है, ठीक है, ये आयोजित हुआ था गुवाहाटी में 6 से 11 अक्टूबर 2025 को। जो BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जीतता है उसको दिया जाता है सुहान दिनाता कप। ठीक है, तो जो ये जीतेगा, तो इसका मतलब सुहान दिनाता कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। और ये किसको दिया जाता है? जो वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन का जीतता है। ये कहाँ हुआ था? 2025 का ये गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, पहली बार वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत ने एक पदक जीता है, वो भी ब्रॉन्ज। ऐसे याद रखना, जो टीम सेमीफाइनल में हार जाती है ना, उन दोनों टीमों को दिया जाता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन टीम ने क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया को हराया, वो भी बैडमिंटन में बहुत अच्छा है। और उसी से मैं एश्योर्ड हो गया था कि भारत को ब्रॉन्ज तो मिलेगा ही मिलेगा। जब सेमीफाइनल का मैच हुआ तो भारत मैच हार गया किससे? इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया फाइनल में पहुंच गया। इसी तरह जापान, दूसरे सेमीफाइनल में जापान हार गया चीन से, इसलिए चीन और इंडोनेशिया की हुई फाइनल में भिड़ंत। लेकिन जापान और इंडिया क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, इसलिए दोनों देशों को मिला ब्रॉन्ज। पहली बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल मिला है BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में।
दूसरा याद रखना, ये जो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है ना, उसमें दो चीज़ होता है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। पहले हो जाएगा मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जो कि ख़त्म हो गया, उसके बाद होता है इंडिविजुअल, इसमें प्लेयर अपने अपने लिए खेलते हैं। ये अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसमें जो जीतेगा वो बाद में अपडेट कर लिया जाएगा। फिर अब हम लोग थोड़ा सा जान लें BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के बारे में। इसको 1992 में BWF ने स्टार्ट किया था एज ए इंडिविजुअल चैंपियनशिप। इसका मतलब हर खिलाड़ी अपने लिए खेलता है। इसको स्टार्ट किया गया था कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। 2000 में BWF ने इसमें ऐड कर दिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप, तो यानी कि दोनों होता है। लेकिन अब क्या होता है, पहले होता है वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप, उसके बाद फिर होता है इंडिविजुअल चैंपियनशिप। जो मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जीतता है उसको दिया जाता है सुहान दिनाता कप, ठीक है। ये सिर्फ मिक्स चैंपियनशिप वाले को दिया जाता है और ये हर साल आयोजित किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछेगा ना ये कितने दिनों पे आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है। दूसरा स्टैटिक जो याद रखना है, जो टीम इवेंट है उसके बारे में। मेंस का जो टीम चैंपियनशिप होता है उसका नाम है टॉमस कप। ये हर 2-2 साल पे होता है। 2024 में हुआ और इसका विनर कौन था? चाइना। इसका मतलब अगला जो होगा 2026 में होगा। वुमेन्स का जो टीम चैंपियनशिप होता है उसको कहते हैं उबर कप। ये टॉमस कप और उबर कप साथ साथ होते हैं। ये भी 2 साल पे होता है। इसका मतलब ये भी कब हुआ था? 2024 में। ये हुआ था चीन में। इसको जीता किसने? सॉरी, चीन ने। एक होता है मिक्स्ड, मेल फीमेल प्लेयर्स दोनों खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। जो मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप होता है उसको कहते हैं सुदीरमन कप। अल्टरनेट होता है, जैसे टॉमस कप, उबेर कप अगर इस साल हुआ तो अगले साल हो जाएगा आपका सुदीरमन कप, ठीक है। ये भी देखो 2-2 साल पे होता है, लेकिन अल्टरनेट होता है किसका? टॉमस कप और उबेर कप का। इसका मतलब 2024 में टॉमस कप उबेर कप हुआ तो 25 में आपका हो गया सुदीरमन कप। अब 26 में होगा टॉमस कप और उबेर कप, तो 27 में होगा सुदीरमन कप। यानी कि दोनों 2-2 साल पे होते हैं। तीनों का चैंपियन फिलहाल कौन है? सुपर पावर चीन। अब थोड़ा MCQ सेक्शंस पे आ जाते हैं। आज के जो न्यूज़ है उस पर कुछ MCQs बनाए गए हैं, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेट विल द सेकंड गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री विल बी एस्टैब्लिश? भारत के किस राज्य में देश का दूसरा गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व्स सेटअप किया जाएगा? ए ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तराखंड, सी है झारखंड, डी है असम, ई है नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और भारत का जो पहला गैंजेटिक डॉल्फिन रिजर्व्स है वो विक्रमशिला में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सेकंड, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का टाइम पीरियड कितना है? 5 साल, बी ऑप्शन 6 ईयर्स, सी 4 ईयर्स, डी 3 ईयर्स, ई नन ऑफ दीज। ठीक है, कितना है ड्यूरेशन? आप जानते हो PM ने इसको भी लॉन्च किया है। इसका ड्यूरेशन है 6 ईयर्स। कब से कब तक है? 2025-26, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर से लेके ये 2030 से लेके 31 तक रहेगा ये योजना, ठीक है। फिर BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप विनर इज गिवन विच कप? द विनर ऑफ द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इज गिवन विच कप? BWF ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, उनको कौन सा कप दिया जाता है? सुदीरमन कप, उबर कप, सुहानदिता कप, थॉमस कप, नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन सुदीरमन, उबर कप, सुहानदिनाता कप, थॉमस कप, नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? सुहानदिनाता कप। सुदीरमन कप जो होता है वो मिक्स्ड होता है, मिक्स टीम चैंपियनशिप होता है सीनियर के लिए। उबर कप जो होता है
ये वुमेन्स टीम चैंपियनशिप के लिए होता है बैडमिंटन में। थॉमस कप जो होता है वो आपका होता है मेंस टीम चैंपियनशिप के लिए, और सुहान दिनाता कप जो होता है मिक्स्ड जूनियर के लिए होता है, ठीक है। फोर्थ, पैट्रिक हर्मिनी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पैट्रिक हर्मिनी जो अभी इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? पेरू, बी सेशल्स, सी बोलिविया, डी गयाना, ई नन ऑफ दीज। अब जानते हो पैट्रिक हर्मिनी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सेशल्स के, ठीक है। फिर हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू गेट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच? भारत की पहली इंडियन फोर्स की महिला जिसको क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच मिला है। शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कांत, नन ऑफ दीज। अब जानते हो आंसर क्या है? शिवांगी सिंह। याद रखना अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत ये पहली 3 महिला पायलट है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था, ठीक है। लेकिन क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच पहली वुमेन जिसको मिला है वो कौन है? शिवांगी सिंह, ठीक है। आज के इसमें इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, सपोर्ट करो और ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसके साथ आज के सारे टॉपिक्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसका एक लिस्ट तैयार होगा, PDF होगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये लाइव होने के 2 घंटे के बाद अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।